हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार होंगे। और अब आपके क्लास 12th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस दो टर्म में कर दिया, टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें आपके जो आने वाले हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में वो हैं सारे के सारे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, जैसे असर्शन रीजन आएंगे, फिर आपके आएंगे केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके साथ खड़ा हुआ है केल्विन। केल्विन लेके आ गया है आपके लिए सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस, सारे एमसीक्यू के। अब आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे वीडियो सॉल्यूशंस यहीं पे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इस बात को ध्यान रखना। तो चलो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। यहां पे लिखा हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है भैया, हमने एडिशन किया कंसंट्रेटेड H2SO4 का, ठीक है, टू ए क्लोराइड सॉल्ट। किसमें? क्लोराइड सॉल्ट में। जैसे ही हमने क्लोराइड सॉल्ट में को H2SO4 में क्या किया, एडिशन किया, तो क्या हुआ, आपको कलरलेस फ्यूम्स मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है? कलरलेस फ्यूम्स मिल रही है। ध्यान समझना। लेकिन अब देखो लिखा हुआ है आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मिल कैसी फ्यूम्स रही है, वायलेट फ्यूम्स कम आउट। मतलब कौन सी कलर मिल रही है आपको? वायलेट कलर की फ्यूम्स मिल रही है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन H2SO4 रिड्यूसेस HI2। नहीं भैया, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, HI इज ऑफ वायलेट कलर। नहीं भैया, HI वायलेट कलर का भी नहीं होता है। अब लिखा हुआ HI गेट्स ऑक्सीडाइज टू I2। बिल्कुल सही बात है, जो HI होता है ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है I2, और I2 किस कलर का होता है? आपका वायलेट कलर का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर सिंपल आपका थर्ड वाला आएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब फोर्थ ऑप्शन है HI चेंजेस टू HiO3। नहीं भैया, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, थर्ड है। तो आप देख सकते हैं यहां भी आंसर क्या दिया हुआ है, थर्ड आंसर दिया हुआ है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। देखो आपको पी ब्लॉक के लिए यदि मैं बात करूं, जनरली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है और आपके जो टीचर ने नोट्स बनवाए उनको पढ़ना है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखो जब भी आपको एमसीक्यू तभी बनेंगे आपसे क्वेश्चन जब आपको नॉलेज होगी परफेक्ट, है ना। यदि नॉलेज नहीं होगी तो फिर नहीं बनेंगे ना, सिंपल सी बात है। वहां आप क्या कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे। तो बड़े ध्यान से एमसीक्यू को करना है। और मैं जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे करा रहा हूं, मैंने हर एक वीडियो में बोला है, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। यदि नहीं होता है तब आप हमसे पूछें। मतलब हमसे क्या पूछें, मींस आप सीधा का सीधा वीडियो को ऑन करें, फिर आप देखें क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों गलत हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ इन ए साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है भैया, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट पूछ रहा है। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे बोला है स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। जैसे देखो हम यदि ये बात करें, ये आपका सिंपल साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका PO, पहले मैं बना देता हूं, OP ट्राई है, ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड OH। यहां भी क्या होता है, डबल, एक मिनट, ये फॉस्फोरस के साथ होता है स्ट्रक्चर, याद है, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका ट्राइमर ऑफ किसका, बोलो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, एक्चुअली HPO3 एडजस्ट नहीं करता है, ये ट्राइमर के फॉर्म में एडजस्ट करता है, वो भी साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, क्या लिखा हुआ है, 3 डबल बॉन्ड 9 सिंगल बॉन्ड। देखो काउंट कर लेते हैं, आपसे डबल और सिंगल बॉन्ड ही पूछ रहा है। यदि हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं तो देखो कितने हो गए, 1 6, तो आपके ये हो गए सिंपल POP 6 सिंगल बॉन्ड, 7 8 9,
9 सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला वाला ऑप्शन होगा। कैसा होगा? पहला वाला। देखो बहुत से लोग इसका दी थर्ड ऑप्शन भी मानते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आपका फर्स्ट ही आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बात कर रहा है, बैक बॉन्डिंग की। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल तो खाली होनी चाहिए, डी के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और डी क्या कर देंगे? पी के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं पी पाई डी पाई। तो इसके लिए सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम बात करें कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होती है? नहीं होती है। ना नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होती है, ना बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल होती है। तभी तो आपने देखा होगा जो नाइट्रोजन होता है वो NCl5 नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता? NCl5 नहीं बनाता है, ठीक है, लेकिन PCl5 बनाता है। क्यों बनता है PCl5? क्योंकि PCl5 क्यों बनता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है। क्या होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो यहां पे जब आप देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आपका फॉस्फोरस आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला आंसर इज करेक्ट आंसर। आप आंसर देख सकते हैं, तो आंसर क्या है आपका? सिंपल थर्ड ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो डी ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है इसके लिए, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, क्या बोल रहा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है और आइसोस्ट्रक्चरल भी बोल रहा है। अब ध्यान से समझना, यहां पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। देखो जब हम यहां पे हम बात करते हैं, देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस, आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा आइसोस्ट्रक्चरल मतलब उनके शेप और साइज क्या हो? सेम हो, मतलब उनके स्ट्रक्चर जनरली हम बात करें वो सेम हो। क्या हो? आइसो मतलब और स्ट्रक्चरल, ध्यान समझना, आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर उनके क्या हो? सेम स्ट्रक्चर होंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइसो स्ट्रक्चरल बोलेंगे। अब देखो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ऑप्शन देखते हैं पहला वाला, कार्बोनेट है, जो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन यदि हम बात करें? 6। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो 6 + 8 × 3 -2, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, +2 कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 8 × 24 6 30 2 32 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 32 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब देखो नाइट्रोजन के पास देखते हैं, नाइट्रेट के पास NO3-, तो नाइट्रोजन के पास 7। अब ऑक्सीजन कितने? 16, सॉरी ऑक्सीजन के पास 8, 3 ऑक्सीजन है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितना हो गया? 8 × 24 और 7 कितना? 31 और 1 32। तो देखो ये तो सही आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, ये दोनों क्या है आपके? कार्बोनेट और नाइट्रेट जो आयन है ये आपके सिंपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गए। अब क्या होगा इसमें? अब ध्यान से समझना, अब आप जब करोगे इसको क्या करोगे? अब आपको इसमें बताना है सिंपल स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल के लिए अब आप क्या करोगे? सिंपल आप यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते, चलो भैया आइसो स्ट्रक्चरल के लिए 1/2 B + M - C देखेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कार्बन कितने होते हैं? 4, तो 4 हो गए, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 0 0, क्योंकि एक भी मोनोवैलेंट नहीं है ना, हाइड्रोजन और हेलोजन ही क्या होते हैं? मोनोवैलेंट होते जनरली। ठीक है, चलो अब चार्ज कितना है? -2 विद साइन रखते हैं हम यहाँ पे, क्या रखते हैं? विद साइन, मतलब B मतलब सिंपल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मतलब मोनोवैलेंट एटम, C मतलब चार्ज, वो भी विद साइन। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ½ × 6 मतलब 3, और 3 वैल्यू आई मतलब क्या आ गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp2 आ गया मतलब कैसा शेप हो जाएगा? यदि आप देखोगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। और वैसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी ये होता है, हम बना सकते हैं, ये होता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। अब देखो अब हम बात करते हैं नाइट्रेट की।
नाइट्रेट का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो जैसे हम बात करें तो देखो हमने जैसे ही नाइट्रेट लिखा तो देखो क्या लिखा 1/2 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के 5, 5 हो गया माइनस। अब देखो यदि हम बात करें यहां पे सिंपल ऑक्सीजन की, किसकी बात करें ऑक्सीजन की, यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा 2 इंटू सॉरी इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 0 है ना, तो मोनोवैलेंट एटम 0 हो गए, चार्ज कितना है -1 तो -1 ये कर दिया। अब क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा 1/2 5 + 1 कितना हो गया 1/2 इंटू 6 मतलब सिंपल 3 आ गया। ये भी क्या है sp2 मतलब ये भी कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे सर लोन पेयर देखो हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे बेटा सिंपल। देखो यहाँ पे जैसे कार्बन था, कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है 2 और आ गए 6। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वैसे भी आप देख सकते हो कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा। ऐसी नाइट्रेट में देखो नाइट्रोजन के पास 5 थे आउटर मोस्ट सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 6 और कितने हो गए। अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, आप ऐसे देखते तो सिंपल क्या हो जाएगा बोलो सिंपल यहां भी आपका क्या 0 लोन पेयर आ जाएगा। तो सिंपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। कौन सा वाला फर्स्ट वाला। ये बात क्लियर बोलो भाई क्लियर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मजेदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ध्यान समझ लो। लिखा हुआ है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है भैया एफिनिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहां से लेना देना नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वो बोला हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताओ किसकी ज्यादा होगी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो HF, HCl, HBr और HI। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चा लोग ज्यादा होती है। और आपको मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल। यहां पे जब आप आंसर देखोगे तो देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको पता हो आपका जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है अप्रोक्सीमेट 2.1 के समथिंग होती है, ठीक है ना। तो इनका यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, तो सिंपल आप देख सकते हो तो HF क्या हो गया सबसे ज्यादा, HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा तो सिंपल सी बात बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो एनर्जी ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगी ही लगेगी। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी ही होगी। क्लियर। तो देखो भाई यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट आ रहा है, और आपका भी आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ध्यान समझना। लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH, ठीक है भैया EH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दी गई है, इज गिवन बिलो व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है। जनरली मैं आपको बात बताऊं तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यदि दे दी है मतलब वो बॉन्ड क्या होगा उतनी कमजोर होगा, ठीक है ना। यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दी तो मतलब बॉन्ड उतनी वीक होगा। यदि हम बात करें जनरली इन ग्रुप में आते हैं, इन ग्रुप में आते हैं तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, बोलो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट की बोलो टेंडेंसी क्या होती है इंक्रीज होती है। और जब रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है, अब आप देख लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS और SbH3 में कौन सबसे अच्छा होगा,
तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट फोर्थ वाला हुआ। आपको वैल्यू से भी कुछ करना ही नहीं था, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टिक कर सकते थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ भी आंसर देख सकते हैं, तो आंसर 4 आ रहा है, पर हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, आपने कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन को हीट किया इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, किसमें, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ठीक है ना, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अब ध्यान से समझना यहां पे, अब क्या वो व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स अ गैस, व्हाइट फॉस्फोरस जो था वो एक गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस। ठीक है भैया, आपको उस गैस के बारे में क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे जब फॉस्फोरस आपने NaOH से रिएक्शन कराएगा, ठीक है, करेगा तो क्या बनेगा, सिंपल आपको एक PH3 गैस मिलती है, इसको बोलते हैं फॉस्फीन गैस। ठीक है ना, ये गैस मिली। अब इस गैस के बारे में हमें सारे स्टेटमेंट बताने, कौन से करेक्ट हैं और कौन से नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है इट इज हाईली पॉइजनस एंड हैज स्मेल लाइक रटन फिश। बिल्कुल सही बात है, हाईली पॉइजनस होती है और क्या होती है, लाइक उसकी जो स्मेल आती है रटन फिश जैसी आती है, मतलब सड़ी हुई मछली जैसा। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। ठीक है, हमें क्या बताना, इनकरेक्ट। दूसरा लिखा हुआ है इन इट्स सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बात भी सही है, जब आप सॉल्यूशन ऑफ वाटर लेंगे तो देखो सिंपल डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, चलो तीसरा इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया। नहीं भैया, ये बात तो गलत है, ये ज्यादा अमोनिया से ज्यादा बेसिक नहीं है, ये अमोनिया से लेस बेसिक होता है। तो सिंपल यदि हम बात करें तो ये बात गलत लिखी हुई है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, और फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ये अमोनिया से लेस बेसिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो हमने सिंपल यहाँ पे सी ऑप्शन को लगा दिया। अब आंसर देखो चेक कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो देखो भाई हो गई बल्ले बल्ले। तो कितने बढ़िया क्वेश्चन, कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। देखो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा है, यदि 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा है तो वो है तुम्हारा सिंपल, देखो फॉस्फोरिक एसिड। यदि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड। ध्यान समझना कैसे, देखो जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखो NaHPO4 H2PO4 Na2HPO4, ठीक है, Na3PO4। सिंपल इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, सिंपल फॉस्फोरिक एसिड होगा, जो कि आंसर है H3PO4। तो H3PO4 का मैं स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। सिंपल इस तरीके से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो बेसिसिटी होती है, जो इसका एन फैक्टर होता है, वो कितना होता है, वो सिंपल आपका 3 होता है। क्या होता है, 3। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे H3PO4 हो जाएगा। तो देख लो भैया थर्ड आंसर है, और इनका भी आंसर क्या आ रहा है भैया, थर्ड आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान समझो, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड। ठीक है, द ऑक्साइड फॉर्म्ड आर। तो ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो ध्यान समझना। जैसे मान लो आपको दे दिया गया यहाँ पे क्या, जैसे मान लो PbNO3 है, क्या है PbNO3, लेड नाइट्रेट है, इसको हमने हीट कर दिया। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो लेड ऑक्साइड मिलता है प्लस NO2 मिलता है, और जो NO2 है यहाँ पे वो क्या है आपका, ये आपका होता है रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। और दूसरा ये पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिंपल आपका देख लो
NO2 और PbO है, तो देखो N2O O2 नहीं भैया, NO-PbO नहीं भैया, NO2 NO-PbO2 नहीं भैया, ये आंसर हो जाए NO2 और PbO। सिंपल आपका आंसर बी आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो आंसर भी मैच करा लेते हैं, आंसर इनका भी क्या आ रहा है, दूसरा आंसर आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी। देखो जो एलोट्रॉपी को शो नहीं करता जनरली, वो नाइट्रोजन नहीं करता। क्या नहीं करता है? नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल आंसर देख लो यहाँ पे, ऑप्शन नाइट्रोजन ही हो गया। क्या आंसर हो गया? नाइट्रोजन। आप आंसर मैच करा सकते हैं, तो आंसर बन हो गया। इसका आंसर आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। देखो जो यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम कोवैलेंसी, जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है, और वो किसमें देखी गई है? वो N2O5 मॉलिक्यूल में। N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर होता है ON डबल बॉन्ड O, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहां भी लग गया वो, ठीक है, ये हो गया। यदि हम इसकी यदि हम इसकी वो देखें सिंपल क्या कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी क्या होती है? सिंपल आपकी 4 होती है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 4 हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आंसर 4, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो गया, मेरा भी ऑप्शन थर्ड आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको स्टेटमेंट क्या बताना है? गलत बताना है। तो देखो लिखा हुआ है पहला, सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल PP बॉन्ड। नहीं भैया यही बात गलत है। जो सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, वो क्या होता है? जनरली वीक होता है, ठीक है ना। तो यहां पे यदि हम बात करें तो पहला वाला आंसर गलत है, ठीक है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट में ही बताना था। चलो हम BCD भी पढ़ देते हैं। लिखा हुआ PH3 कैन एक्ट एज लिगेंड, बिल्कुल सही बात है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के फॉर्मेशन में विद ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट समझते हो? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो, अब लिखा हुआ है यहाँ पे NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी बताया भी था। और ये आपकी रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब लिखा हुआ कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O5 इज 4, अभी जस्ट बताया, बिल्कुल सही बात है। जो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होती है N2O5 में वो 4 होती है। तो सिंपल रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था? पहला वाला आपका जो स्टेटमेंट था वो सिंपल आपका रॉन्ग था। आप यहां भी आंसर देख सकते हैं। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझो। लिखा हुआ अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट है ये, एक्चुअली रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो भैया ब्राउन रिंग टेस्ट ये बहुत फेमस टेस्ट है, मैं इसके बारे में भी तो बताता हूं। यदि हम बात करें जो ये फॉर्मेशन कर लेता है वो इस रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, FeH2O का होल 5 NO2+, ये हो जाता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे ये आपका क्या है? ब्राउन रिंग, ये फॉर्मेशन करता है, सिंपल इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की वो +1 होती है। यही एक इकलौता है जहां पे आयरन +1 स्टेट में होता है। देखो कैसे, यहां पे जो NO होता है ये +1 में होता है, ठीक है ना। यदि हमें इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर X +0 1 × 5 × 0, न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, +1 = +2, तो यहाँ पे आप देखोगे X = क्या आएगा? सिंपल +1 आएगा निकल के, क्या आएगा? +1। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो मैं आंसर भी दिखा देता हूं, इसका पहला ही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया लाजवाब क्वेश्चंस हैं और मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहां पे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है भैया, ग्रुप 15 की बात कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है, मतलब नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहा है सिंपल, हाउ एवर बिस्मिथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब देखो क्या होता है जनरली, मतलब जो बिस्मिथ है वो एक ही ऐसा कंपाउंड है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। जनरली जो इसका आंसर है वो BiF5 है। क्या है? BiF5। यही एक इकलौता कंपाउंड है जो क्या होता है बोलो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है बिस्मिथ यहां पे। लेकिन जनरली आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको पता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज करती है। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। यदि बिस्मिथ में हम बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब आपको पता है ड्यू टू क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहां पे भी हमने बात पढ़ी होगी आपने ध्यान से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। सिंपल। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा एक्सेप्शनली, आपको याद ही रखना पड़ेगा, वो आंसर आपका BiF5 है। इसको याद रखना भैया, ये बात क्लियर। यही इकलौता कंपाउंड है जहां पे बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रखता है। तो हम यहां पे आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। हमारा भी आंसर सेकंड आ रहा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। भैया देखो अमोनियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको कर दिया। और किसको कर रहा है, बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो ध्यान रखना यहां पे जो एजाइड N3- को एजाइड बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब आप इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो दोनों ही मेथड नाइट्रोजन बनाने के हैं। ठीक है, नाइट्रोजन। और यहां पे जो एजाइड वाला ग्रुप है, यहां पे तो प्योर नाइट्रोजन मिलती है। क्या मिलती है, जब आप एजाइड का हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो आपको प्योर नाइट्रोजन मिलती है। इस बात को ध्यान रखना। तो दोनों ही केस में क्या मिलेगा आपको, सिंपल नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो पहले ही ऑप्शन हो गया यहां पे N2 इन बोथ केसेस। क्या हो गया, N2 इन बोथ केसेस। अब देखो ध्यान समझना, लिखा हुआ N2 विद अमोनियम डाइक्रोमेट एंड NO विद बेरियम एजाइड। नहीं भैया ये तो गलत ही है, दोनों में ही N2 मिलना है। दूसरा लिखा हुआ है N2O विद अमोनियम डाइक्रोमेट एंड N2 विद बेरियम एजाइड। नहीं भैया ये भी नहीं होगा। N2O विद अमोनियम डाइक्रोमेट एंड NO2 विद बेरियम एजाइड, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो भैया देखो आंसर को भी मैच करा लेते हैं, आंसर भी यही आया, तो हो गई भैया बल्ले बल्ले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, कितना धमाकेदार क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन। तो समझो यहां पे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनाइन ऑफ द कंपाउंड NaH2PO2 विल बी। देखो भैया यहां पे आपको सेंट्रल एटम एनाइन मतलब PO2 का निकालना, फास्फोरस का निकालना है। तो देखो फास्फोरस होता है। अब देखो बच्चे बहुत से लोग समझते हैं सर सेंट्रल एटम क्या होता है, हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही क्या होता है आपका, बोलो सेंट्रल एटम होता है। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोजन दोगला है, वो हमेशा आपका एक्सेप्शनली कहां पे आता है, वो सेंट्रल पे, सेंट्रल पे ना के वो कहां, टर्मिनल पे ही लगता है। ठीक है ना, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही क्या होगा आपका, सिंपल सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, NaH2PO2 लिखा जैसे, तो सोडियम का क्या होता है +1, आपको पता है। हाइड्रोजन का भी यूजुअली +1 लेते हैं इंटू 2, फॉस्फोरस का निकालना x मान लिया, ऑक्सीजन -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, कितना हो गया। यदि आप देखोगे यहां पे तो सिंपल हो गया ये 3 + x - 4 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। देख लो भैया यहाँ पे +1 कहाँ है, यदि जो +1 बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया,
थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो थर्ड आंसर हो गया। बोलो भाई क्लियर। तो देखो आप यहां भी आंसर देख सकते हैं, क्या हो गया, थर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। तो टेट्राहेड्रल शेप की बात कर रहा है। अब देखो यदि हम बात करें यहाँ पे NH4 प्लस है, NH4 का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। हमने पहले ही बोला स्ट्रक्चर क्या करता है, सब कुछ बयां करता है। स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। ये आपका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल हो, SiCl4। ये भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इन सबका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है। इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, ठीक है। अच्छा SF4 बनाते हैं, देखो क्या होगा, इसका सीसॉ शेप होता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है। यदि हम बात करें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन भी होता है वो क्या होता है, sp3d होता है। और शेप जो होता है इसका सीसॉ होता है। क्या होता है, सीसॉ। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल आपका आंसर सी हो जाएगा। सल्फेट का भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। कैसा होता है भाई, टेट्राहेड्रल। तो इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको हम देखते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। मतलब परऑक्सो बोले तो मतलब वहां पे क्या हो, परऑक्साइड लिंकेज हो। ध्यान से समझना, यदि ये परऑक्साइड लिंकेज की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परऑक्साइड लिंकेज हो जाएगा। तो ध्यान समझना, पहला लिखा हुआ H2SO5, इसको बोलते हैं हम कैरोज एसिड, ठीक है ना। देखो ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे क्या आ गया, OH, ये आ गया सिंपल, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा हो गया ओलियम, H2H2O8 मार्शल एसिड, क्या बना हुआ है, इसको ओलियम इसको बोलते हैं H2H2O7 को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो तो यहां भी देखो क्या है, परऑक्सो लिंकेज है। अब हम देखते हैं यहां पे सल्फर में सिंपल, ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। यहां भी क्या है, यहां भी डबल O सिंगल बॉन्ड है सिंपल। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर सिंपल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप यहां भी आंसर देख सकते हैं, आंसर क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मजेदार क्वेश्चन था। लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड, ठीक है भाई। आपको क्या ऑक्साइड है ऑफ नाइट्रोजन और लेड का, द ऑक्साइड फॉर्म आर। देखो आपको लेड नाइट्रेट दिया है, सबसे पहले तो हमें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। आप जब इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे सिंपल लेड ऑक्साइड मिलेगा, PbO प्लस NO2 मिलेगा, ठीक है। जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 मिलेगा। और यदि हम बात करें यहां पे जो NO2 होती है, ये जो गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। और यदि हम बात करें तो ये आपकी जो गैस होती है ये आपकी पैरामैग्नेटिक होती है। कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन में देख लो बस PbO और NO2 कहां मिल रहा है, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो यदि ये तो है नहीं N2O PbO NO PbO, नहीं है भैया, NO PbO2 NO2 एंड PbO, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका बोलो सेकंड वाला हो गया। लिखा हुआ है यहां पे सिंपल, क्या लिखा हुआ है, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज। देखो सॉलिड स्टेट जो PCl5 होता है, यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है वो करता है PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में।
तो बस यही ऑप्शन देख लो, जो यही ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो भैया क्या है यहाँ पे, आयनिक सॉलिड विद PCl6 प्लस, नहीं भैया गलत है, ऑक्टेड्रल PCl4 माइनस, नहीं भैया गलत है, आयनिक सॉलिड PCl4 प्लस एंड टेट्राहेड्रल एंड PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ वाला सही है। क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो इनका शेप होता है वो क्या होता है, इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है और इसका क्या शेप होता है, इसका सिंपल ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसके मैं हाइब्रिडाइजेशन भी बता देता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंपल sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंपल sp3d2। तो इस बात को बच्चा पार्टी ध्यान रखना। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो हम आंसर भी मैच करा देते हैं। आंसर क्या है, सिंपल फोर्थ आंसर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात पूछ रहा है। यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात पूछ रहा है तो सिंपल देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देख लो भैया रिडक्शन पावर किसका ज्यादा है, तो सिंपल आपका BrO4 माइनस का क्या है, रिडक्शन पावर क्या है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसी का क्या हो जाएगा, बोलो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। ये फिर उससे कम IO4 माइनस, फिर ClO4 माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, ध्यान समझना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, अभी एक क्वेश्चन और आया था फिर आ गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम चलो इसमें हम सिंपल काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो देखो यदि मैं आयोडीन, इसमें हम बात करें आयोडीन और क्लोरीन, देखो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, ये तो कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो ClO2 है, यहाँ पे BrF है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे Cn माइनस है, मतलब 7 6 13 और 1 14 और यहाँ पे 8 या 24, नहीं भैया ये भी नहीं है। तो सिंपल बचा थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन। मैं काउंट भी कर देता हूं, यदि BrO2 माइनस में हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो सिंपल 35 प्लस 16 और एक और इलेक्ट्रॉन आए 1, 5 6 5 11 1 12 कैरी आई 1, 3 1 4 और 1 5, 52 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। चलो BrF2 प्लस में देखते हैं। यदि BrF2 प्लस में देखते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन में 35 प्लस 9 कितना हो गया, 9 9 18। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सिंपल मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जाना, तो -1 कर लेना लास्ट में, ठीक है, जितने भी आए। तो जब आप करोगे 9 9 18 5, सिंपल हो गया 23 53 -1 कितना आ गया 52, 52। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं वो सिंपल आपके सेकंड वाले में आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखो अ ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज रिएक्ट विद अ हैलोजन एसिड टू गिव ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है भैया, आपको ग्रीनिश येलो गैस मिल गई, जो कि हम बात करें क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन। अब देखो व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस रिएक्ट विद अमोनिया, इसने किससे रिएक्ट किया, अमोनिया से, ठीक है ना। वो व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस रिएक्ट विद अमोनिया, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेस में ले लिया, ठीक है। अच्छा विद NH3 एन अनस्टेबल ट्राइहैलाइड इज फॉर्म, मतलब क्या बन रहा है आपका, ट्राइहैलाइड बनता है NCl3, सिंपल हम बात करें तो देखो फिर लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होता है। तो देखो यहां पे यदि हम देखें तो सिंपल यहां पे क्या है नाइट्रोजन का, -3, बोलो -3, क्योंकि x + 1 × 3 = 0, तो x - 3 = 0, x = +3, सॉरी यहाँ पे +3 क्यों होगा, चेंज गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा भैया, ये देख लो, ये ठीक है। अच्छा
यहां पे कितना होगा, यहां पे +3 होगा, कितना होगा, +3। अब एक बात देखो, -3 से कहां चेंज हो रहा है, +3 में, तो आंसर क्या हो गया सिंपल, आपका सिंपल आंसर हो गया पहला वाला। क्या हो गया, पहला वाला। तो यही आंसर है, आप देख सकते हो आंसर। तो भैया देखो आंसर 1 आ गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जब तक देखते रहिए तब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो चलो फिर बच्चा पार्टी, इसी के साथ मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।